हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको रिवीजन हमारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि टर्म वन के एग्जाम के पूरे 18 नंबर की वेटेज का। इस वीडियो को आप देखना अपने एग्जाम वाले दिन की एक दिन वाली छुट्टी में, क्योंकि इस सुपर फास्ट रिवीजन में 1 घंटे के अंदर हम करेंगे पूरा क्विक रिकैप अपने कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें चारों मेन टॉपिक्स कवर किए जाएंगे: मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो हम करेंगे अपना डिस्कशन स्टार्ट हमारे सबसे पहले यूनिट से, मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी और बैंकिंग की देखो जो वेटेज है वो है 6 नंबर की। तो 6 नंबर की वेटेज का अगर मोटा मोटा क्राइटेरिया बताऊं तो आपको इसमें 3 से 4 नंबर का कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर के आसपास एमसीक्यू फॉर्म में, या 1 नंबर का या 2 नंबर का रीजन और असर्शन के फॉर्म में आ सकता है। तो देखो इस यूनिट की शुरुआत हुई थी कि मनी से, कि मनी क्या होता है। मनी का सिंपल मतलब है कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वही है जो मनी करता है। अब मनी के लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स होने ज़रूरी हैं। कॉमन फीचर्स क्या होने ज़रूरी है कि मनी जो है वो एक तो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि सबको मान्य होना चाहिए। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो सके, जिसकी मदद से आप सामान बेच सको, खरीद सको। मनी जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू में भी मदद करे, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर आपको वैल्यू पता लगानी हो तो आप मनी की टर्म्स में आसानी से लगा सकते हो। चौथा ये है कि मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, वेल्थ को अपने पास रोक के रख सकते हो, मनी का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके अलावा डेफर्ड पेमेंट करने में भी मनी जो है वो हेल्प करता है, यानी कि आप कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना चाहते हो तो मनी उसमें आपकी सहायता कर सकता है। तो ये मनी के कुछ बेसिक फीचर्स बस हमें पता होने चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है मनी सप्लाई का। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास या देश के जो बिजनेस फर्म्स हैं उनका जो भी टोटल पैसा है, जो कंट्री के अंदर जो पैसा चल रहा है वो कितना है। अब उसको डिफाइन करने के लिए परिभाषा जो दी वो ये दी कि इट इज़ द स्टॉक ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो मनी के सप्लायर्स होते हैं, यानी कि जो मनी के प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पैसे को इस कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करना। तो मनी के सप्लायर्स या मनी के प्रोड्यूसर्स कौन माने जाते हैं? एक तो सरकार मानी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट, और दूसरा बैंक्स। क्योंकि बैंक्स का जो अपना पैसा होता है अगर हम वो भी काउंट कर लेंगे तो वो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक पैसा क्रिएट करते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, हम आगे सीखेंगे। और सरकार जो है वो एक तरह से पैसा इशू करती है, तो उनको हम काउंट नहीं करते। सिर्फ लोगों के पास जो पैसे हैं या लोगों का पैसा जो बैंक में रखा है, सिर्फ उसको मनी सप्लाई में हम काउंट करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के जो हमें पता होने चाहिए। शॉर्ट में अगर बोलें तो सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी का मतलब हो गया यहाँ पे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, लोगों के पास जो भी करेंसी है, जो भी सिक्के हैं वो सारे। दूसरा डीडी का मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट्स। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है ये कि डिमांड डिपॉजिट्स हमें ग्रॉस वाले नहीं लेने, नेट वाले लेने हैं। नेट वाले का मतलब होता है कि कि अगर एक बैंक अपना कोई डिमांड डिपॉजिट दूसरे बैंक में करवाता है तो हमें उसको इंक्लूड नहीं करना, यानी कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हमें कंसिडर नहीं करना पड़ता है। हाँ, अगर मैंने या किसी इंडिविजुअल ने अपना पैसा किसी डिमांड डिपॉजिट में डाला है तो उसको हम कंसिडर यहाँ पर करते हैं। और तीसरा होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसके अलावा भी कुछ एनबीएफसीज होते हैं या नॉन बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं, उसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो आरबीआई ने वैसे अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं मनी सप्लाई की, पर हमारे कोर्स में खाली एक ही परिभाषा हमारे लिए है, वो है M1 के नाम से, जिसको हम नैरो मनी भी कह देते हैं। तो M1 का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ही होता है, यानी कि C प्लस डी डी प्लस ओ डी। बाकी थोड़ा सा एडिशनल ज्ञान देने के लिए मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह के डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी देना उचित समझा। एक होता है हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं। एक होता है हमारा सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, जो आमतौर पे सैलरीड एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है वो लोग ओपन करते हैं। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया एफडी, जिसपे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स डिपॉजिट का मतलब हो गया जिसमें आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो और 2 से 3% का आपको इंटरेस्ट मिलता है।
लेकिन जो करंट अकाउंट या जिसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो आमतौर पे जो व्यापारी लोग होते हैं वो इस तरह का अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। इस पे ब्याज कोई नहीं मिलता, लेकिन आप कितनी भी बार अपनी ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो ये जानकारी थोड़ा सा हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि LRR के बारे में हमें जानकारी लेनी है। लीगल रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर बैंक के पास कोई आदमी आके 1000 रुपये डिपॉजिट करता है तो बैंक वो पूरे 1000 रुपये आगे किसी और आदमी को लोन की तरह नहीं दे सकता। उसको कुछ मिनिमम अमाउंट उस डिपॉजिट का अपने पास रोक के रखना पड़ता है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20%। तो बैंक को 200 रुपये अपने पास रोक के रखने पड़ेंगे और बैंक सिर्फ 800 रुपये ही लोन की तरह किसी और आदमी को दे सकता है। अब जो 200 रुपये हमारे पास बैंक ने रोक के रखे, उसको भी मैं दो पार्ट्स में अगर तोड़ लूँ तो उसमें से एक पोर्शन ऐसा होता है जो RBI के पास रखवाया जाता है और एक पोर्शन ऐसा होता है जो बैंक अपने पास ही लिक्विड एसेट के फॉर्म में रख लेता है। जिस पोर्शन को वो RBI के पास रखवाता है उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR, और जिस पोर्शन को वो अपने ही पास रख लेता है उसको बोल देते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। तो ये एक बेसिक मीनिंग होता है लीगल रिजर्व रेशियो या LRR का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी से हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सीखनी होती है वो ये कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यानी कि वो पैसा कैसे बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम दो एजम्पशन लेकर चलते हैं। पहली एजम्पशन ये मानते हैं कि पूरे देश में एक ही बैंक है, या ऐसा समझ लेते हैं कि पूरे देश में एक बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि कोई भी अगर अपना पैसा डालेगा या निकालेगा तो एक ही बैंक पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। और दूसरी एजम्पशन ये मानते हैं कि देश के अंदर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, यानी अगर किसी को भी पैसा रिसीव होता है तो वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही डालेगा। सारी पेमेंट, सारे रिसिप्ट, सारे खर्चे बैंक के जरिए ही रूट होंगे। ये हमारी अजम्पशन है। तो बात करूं अगर क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस की, तो क्रेडिट क्रिएशन दो चीज़ों पर निर्भर करता है जो अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे भी, कि सबसे पहला डिपॉजिट बैंक के पास कितना आया यानी इनिशियल डिपॉजिट, और दूसरा ये कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या है LRR। तो मान लेते हैं कि अगर बैंक के पास 10,000 रुपये का एक इनिशियल डिपॉजिट आया और LRR है 20%, तो बैंक LRR यानी कि 20% को अपने पास रोक लेगा और वो 8,000 रुपये ही अगले किसी बोरोअर को लोन की तरह दे पाएगा। अब हमारी अजम्पशन क्योंकि इस तरह की है कि जिसको 8,000 रुपये मिले वो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, और जहाँ खर्चा करेगा वो आदमी भी अपने उस 8,000 को बैंक में ही डिपॉजिट कराएगा। तो घूम के वो 8,000 बैंक के पास वापस डिपॉजिट के फॉर्म में आएंगे। बैंक फिर से 20% उस डिपॉजिट का LRR की तरह रोक के रख लेगा यानी 1,600 रुपये, और रिमेनिंग 6,400 ही वो आगे फिर थर्ड आदमी को किसी को लोन की तरह दे पाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कैश रिजर्व्स का टोटल यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जो हमने एज्यूम करा है उसका टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए, यानी कि 10,000 के बराबर ना हो जाए, जो मैं आपको भी नीचे वाली टेबल में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 10,000 रुपये जो डिपॉजिट हुए, जैसा आप टेबल में देख रहे हो, वो 8,000 लोन की तरह दे दिए, 2,000 लीगल रिजर्व रेशियो की तरह बच गए। देन सेकंड राउंड में 8,000 डिपॉजिट हुए तो 1,600 लीगल रिजर्व रेशियो में बच गए और 6,400 लोन की तरह दे दिए। तो ये टेबल चलती रही, लेकिन ये रुकेगी कब? ग्रीन वाले हाईलाइट पोर्शंस को फोकस करना। जब कैश रिजर्व का यानी कि लास्ट कॉलम का टोटल 10,000 इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाता है, तब ये प्रोसेस रुक जाता है। इस पूरे प्रोसेस के रुकने के बाद अगर हम डिपॉजिट्स का टोटल देखें तो जो 10,000 रुपये से शुरू हुआ था डिपॉजिट्स का कारवा, वो जुड़ते 8,6400 होते होते टोटल हो जाता है 50,000 रुपये, यानी कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी के अंदर जो हुआ वो हुआ 50,000 रुपये का। तो इस टोटल मनी क्रिएशन को निकालने का एक फॉर्मूला बन गया इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। हमारे एग्जाम्पल में इनिशियल डिपॉजिट था 10,000 रुपये का और लीगल रिजर्व रेशियो था 20%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा टोटल मनी क्रिएशन आ जाएगा 50,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं हमारा मनी मल्टीप्लायर जो है, यानी 10,000 रुपये पहला डिपॉजिट आया और बैंक ने उसको घुमा घुमा के 50,000 बना दिया, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर है 5 टाइम्स। तो ये एक छोटा सा डेमो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक इनिशियल डिपॉजिट है 4 लाख का, लीगल रिजर्व रेशियो है 20%। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा, तो हम फॉर्मूले में अप्लाई करके बता सकते हैं कि टोटल मनी क्रिएशन होगा 20 लाख रुपए का। तो मनी मल्टीप्लायर का एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए
वो होता है 1/LRR। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर LRR था 20%, तो दैट मीन्स हमारा मनी 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद है हमारे बैंकिंग का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक या उसके फंक्शंस। सेंट्रल बैंक, जैसे कि आप जानते हो, हम कई बार उन्हें बोलते हैं दादाजी अपने एग्जाम्पलों में। तो सेंट्रल बैंक देश के सबसे बड़े यानी कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सारे ही कमर्शियल बैंकों को या देश के मॉनेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करते हैं। तो इनके आखिर क्या क्या फंक्शंस हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है कि जितने भी 2 रुपए उससे ज़्यादा के करेंसी नोट्स या कॉइन्स होंगे वो आरबीआई इशू कर देती है। दूसरा है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार के लिए बैंकर का भी काम करते हैं, ये सरकार के लिए उनके एजेंट का भी काम करते हैं, और समय समय पर ये सरकार को एडवाइस भी देते हैं। तीसरा फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। देश के पास जितनी भी अलग अलग प्रकार की इंटरनेशनल करेंसियां हैं, उन सबका देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है, यानी कि वो सारा सोना, सारे डॉलर्स अपने पास संभाल के रखता है। चौथा फंक्शन है बैंकर्स बैंक, यानी कि जितने भी देश के अंदर छोटे छोटे बैंक्स हैं, उन सारे कमर्शियल बैंकों को सुपरवाइज और रेगुलेट करता है आरबीआई। पांचवा फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कई बार कोई कमर्शियल बैंक कभी मुसीबत में फंस जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच। तो ऐसे में उसके पास आखिरी रास्ता होता है कि आरबीआई उसकी मदद कर दे। तो इस फंक्शन को कह सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। छठा फंक्शन होता है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस या क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बहुत सारे बैंकों के बीच में अपनी चेक्स को लेकर लेन देन होनी होती है, तो आरबीआई उन सारे बैंकों की आपस में क्लियरेंस खुद करवा देता है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। उसके बाद आरबीआई का जो सबसे सुप्रीम और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। क्योंकि हो सकता है देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो आरबीआई चाहे पैसे को रोकना, या हो सकता है देश में डिफ्लेशन हो, तो आरबीआई चाहता है पैसे के फ्लो को बढ़ाना। तो उसके लिए आरबीआई के पास हैं 2 तरह के हथकंडे, यानी 2 तरह के मेजर्स। एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जनरल मेजर्स, जो सभी बैंकों पर लागू होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं स्पेसिफिक मेजर्स, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंकों पर ही लागू होते हैं, जिनके मेन नाम है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, जिसको आप कहते हो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और एसएलआर। और क्वालिटेटिव में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं हमारे मॉरल सुएशन या मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर इनकी चर्चा मैं वन बाय वन आपके साथ करूं, तो बैंक रेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आरबीआई उस बैंक से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। तो अगर आरबीआई को देश के अंदर पब्लिक के पास पैसे को रिस्ट्रिक्ट करना हो, रोकना हो, तो आरबीआई ऐसे में बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट के बढ़ते ही कमर्शियल बैंक दादाजी से पैसा लेना कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट का कॉन्सेप्ट भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस बार कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, और जब वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है तो बदले में जो इंटरेस्ट रेट पे करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। कहानी यहाँ पर भी सेम है कि अगर आरबीआई को मनी रिस्ट्रिक्ट करना हो तो वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके बाद है तीसरा रिवर्स रेपो रेट। इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं जो रटते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता तो उल्टा है मीनिंग वाइज, कि यानी कि इस बार कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देते हैं और बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अगर मनी को रिस्ट्रिक्ट करना हो या कंट्रोल करना हो क्रेडिट को, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करता है। उससे होता यह है कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा लालच में अपना पैसा फिर आरबीआई के पास रखना शुरू कर देते हैं और पब्लिक को फिर वो लोन देना कम कर देते हैं। तो टेक्निकली तीनों ही पॉइंट्स में आरबीआई रेट को इंक्रीज करता है। चौथा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सरकारी कुछ सिक्योरिटीज को या तो बेचता है या खरीदता है। बात करें अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना हो, तो ऐसे में आरबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करता है, ताकि वो कमर्शियल बैंक के पैसे को ले सके, और ऑटोमेटिकली बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके बाद पांचवा फीचर या पांचवा फंक्शन होता है सीआरआर और एसएलआर का। सीआरआर एसएलआर हमने पढ़ ही लिया कि जो रिजर्व्स होते हैं कमर्शियल बैंकों के पास, तो आरबीआई को अगर क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ते ही ऑटोमेटिकली बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर वो लोगों को कम लोन दे पाते हैं। बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स की, तो उसमें था मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो 100 रुपए का,
और बदले में बैंक को आप सिक्योरिटी देते हो 180 रुपए की, तो इसका मतलब बैंक कहता है हमारे पास 80 रुपए का मार्जिन है। तो मार्जिन इज डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द सिक्योरिटी वैल्यू। अब अगर आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना हो तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है, जिससे लोग डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए और फिर वो लोन कम लेते हैं। और सातवां यानी कि आखिरी क्वालिटेटिव मेजर होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन एक सिंपल समझाना होता है, जैसे घर के दादाजी बच्चे को एडवाइस देते हैं, उसी तरह आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एडवाइस देता है, समझाता है और उनको बोलता है कि अपने पैसों को आप ज़्यादा लोगों तक ना दो लोन की तरह, और थोड़ा सा क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करके चलो अब शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट की कहानी। गवर्नमेंट बजट जो है ये सबसे आसान यूनिट है, हमारे 6 नंबर इसमें फ्री के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बजट का मतलब हो गया कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम एक फिस्कल ईयर के लिए बनाते हैं, मतलब सरकार बनाती है देश की, जिसमें वो अपने सारे के सारे एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, और सारे अपने एंटीसिपेटेड खर्चे रिकॉर्ड करती है कि कहाँ कहाँ हम खर्चा कर सकते हैं। ये इसमें मेन स्टेटमेंट का क्रक्स होता है। अब सरकार आखिर ये गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए। नंबर 1 है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मेन कीवर्ड पर फोकस करना कि भाई सरकार का उद्देश्य है कि अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम की भेदभाव है, उसको कम से कम करा जाए, तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दूसरा सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार रिसोर्सेज को हम प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, कई बार रिसोर्सेज को हम समाज की भलाई के लिए लगाते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव में सरकार का उद्देश्य है कि वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करे और एक बैलेंस बना के चले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है कि देश के अंदर उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, तो अगर कहीं पर इन्फ्लेशन है तो सरकार उस हिसाब से बजट में स्टेप्स लेती है, और अगर कहीं बार डिफ्लेशन है तो सरकार फिर उस हिसाब से अपने बजट में एक्शन लेती है, तो इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा सरकार का एक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसा आप जानते हो, जिसमें सरकार का हिस्सा होता है, सरकार का स्टेक होता है 50% से ज़्यादा, चाहे एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, सेल हो। तो इन सब कंपनियों को, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन सब कंपनियों को मैनेज करने के लिए भी सरकार अपने बजट में ही सोच के रखती है। तो ये इनके सरकार के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट बजट के। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में बड़े जनरल पॉइंट्स होते हैं कि सरकार चाहती है एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सरकार चाहती है गरीबी कम हो, इस तरह के एटसेट्रा पॉइंट्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बजट का जो मेन और सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है और हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आखिर गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है या उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट देखना अपनी स्क्रीन में, मैं लेफ्ट टू राइट कमेंट्री करता रहूँगा। पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट सबसे पहले 2 पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। एक होता है मोटा बजट जो आप ऊपर देख रहे हो, एक होता है छोटा बजट जो आप नीचे देख रहे हो। मोटा बजट मतलब कि कैपिटल बजट, छोटा बजट मतलब कि रेवेन्यू बजट। अब किसी भी बजट के अंदर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, हमें रिसिप्ट्स भी मिल सकती हैं, हम खर्चे भी कर सकते हैं। तो कैपिटल बजट के अंदर आप 2 पार्ट देख रहे हो, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह रेवेन्यू बजट में आप देख रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले डील कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किन्हें कहा जाता है? जब किसी भी खर्चे की वजह से एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो, यानी कि इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सरकार ने रोड्स कंस्ट्रक्ट करी, सरकार ने ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करे, सरकार ने कुछ मशीनें खरीदी या सरकार ने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन करा, तो ये हमारे लिए सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन होते हैं? जो या तो लाइबिलिटी बढ़ाएं या एसेट को कम करें। अब लाइबिलिटी बढ़ाएं, उनमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे बोरोइंग्स या सरकार के पास आने वाली कोई दूसरी रिसिप्ट्स, इन्हें हम कह सकते हैं डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। और इसके विपरीत एसेट कम करने वाली चीज़ों को हम कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। वो हो सकती हैं जैसे डिसइन्वेस्टमेंट्स या रिकवरी ऑफ लोन, सरकार को अपने लोन के पैसे कोई वापस मिल गए, या डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपनी पूंजी का हिस्सा या अपने पीएसयू का एसेट बेच दिया, तो इसको हम कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर आते हैं रेवेन्यू बजट में। रेवेन्यू बजट के अंदर अगर आप पहला आइटम देखो तो वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा है विच नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर डिक्रीज लाइबिलिटी, जिनसे या तो एसेट भी ना बढ़े और जिनसे ना तो लाइबिलिटी घटे, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में छोटे मोटे सरकार के खर्चे आ गए, जैसे सरकार ने कोई सैलरी दी, सरकार ने कोई सब्सिडी दी, सरकार ने कोई
इंटरेस्ट पे करा, सरकार के कोई डिफेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ये सब। इसके नीचे आप देख रहे हो लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से होते हैं? जिनसे ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही एसेट डिक्रीज होता है। इसको भी दो सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, एक को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर भी दो सब बाइफर्केशन है। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें जिस आदमी की लाइबिलिटी है उसी पर बर्डन पड़ता है, लेकिन दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लाइबिलिटी किसी और की होती है पर बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल की हम बात करें तो उसमें मेनली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइमरीली एक सबसे प्राइम एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का। बाकी सरकार के कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स जो टैक्स के अलावा सरकार कमा लेती है, सरकार की इनकम हो जाती है, जैसे कि फीस एंड फाइन्स अगर सरकार को कहीं से मिला, या डिविडेंड अगर सरकार को कहीं से मिला, या एस्चीट हो गया। एस्चीट मतलब कि अगर कोई आदमी मर जाता है और उसका कोई लीगल हायर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं सरकार के पास आ जाती है। तो इस तरह की इनकम भी सरकार की एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। या इसके अलावा सरकार की किसी कंपनी ने, पीएसयू ने कोई मुनाफा कमाया तो ये भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमको ये पता होना चाहिए कि सरकार का गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनकी परिभाषाएं विद एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं। फिर गवर्नमेंट बजट में जो सिर्फ हमें टॉपिक पता होना चाहिए वो ये कि गवर्नमेंट के बजट में आमतौर पे डेफिसिट देखने को मिलता है। डेफिसिट सिंपल भाषा में बोले तो खर्चा ज़्यादा और रिसिप्ट कम। तो खर्चा ज़्यादा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तीन चीज़ें होना तय है, ये जिसको हम कह सकते हैं कि डेफिसिट्स के इम्प्लीकेशन क्या क्या, कि देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के हालात पैदा होंगे ही होंगे। दूसरा ये कि हम फॉरेन डिपेंडेंस हमारी बढ़ेगी क्योंकि हमें कभी ना कभी विदेशों से पैसा लेना पड़ जाएगा। और तीसरा ये कि हमारे आने वाली जनरेशन पर भी इसका बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आज जितना ज़्यादा हम लोन लेंगे उसका प्रभाव हमारी आगे वाली पीढ़ी पर पड़ता है। बात करें हम अपने डेफिसिट्स की, तो पहले तरह का डेफिसिट होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट बहुत ही सिंपल है, जिसका फॉर्मूला या जिसका बेसिक आपको ये याद रखना है कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स घटा देते हैं तो हमें बजट डेफिसिट पता लग जाता है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का जोड़। और टोटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब हो गया कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों का जोड़। बजट डेफिसिट के बाद दूसरा आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बात करता है हमारे सिर्फ रेवेन्यू वाले पोर्शन की, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें कोई भी कैपिटल आइटम का योगदान नहीं होता। तीसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो कहीं ना कहीं सरकार की बोरोइंग्स को ही सिग्निफाई कर रहा होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला है, इनफैक्ट तीन फॉर्मूले हैं और आपको तीनों याद रखने हैं। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, दूसरा है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, और तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और आखिरी टाइप ऑफ बजट डेफिसिट या डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जो फिस्कल डेफिसिट हमने कैलकुलेट करा उसमें से अगर हम अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिडक्ट कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो इतने चार तरह के ही डेफिसिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये थी कहानी गवर्नमेंट बजट की। अब करते हैं शुरू बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी शुरू करने के लिए मैं एक ढांचा बना रहा हूँ। इस ढांचे का डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। सबसे पहले आप समझ लो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक देश के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसे वो रिकॉर्ड करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके अंदर हम बेसिकली ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा कब कब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है और कब कब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है। तो इस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा होगा क्रेडिट आइटम्स। लेफ्ट पार्ट में हम सारे के सारे इनफ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं, और राइट पार्ट में आप देख रहे होंगे तो लिखा होगा डेबिट आइटम्स, क्योंकि राइट पार्ट में हम सारे के सारे अपने आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं। अब इस पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी दो टुकड़े बना दिए यानी कि दो हिस्से बना दिए। मैं पहले हिस्से का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। पहले हिस्से में वो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं जो एसेट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कर रही होती। जैसे आप बादल में देख रहे हो लिखा होगा डू नॉट अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी। तो ऐसी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं?
तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं पहले इनफ्लो की बात करूं तो आप लेफ्ट साइड को देखना, अगर हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, या अगर हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव होती है, या अगर कहीं से हमें ट्रांसफर यूनिलेटरल ट्रांसफर इनकम रिसीव होती है, तो इन चारों चीज़ों को हम इनफ्लो वाली साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके विपरीत अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, या जब हम कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं, या अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट इनकम बाहर पे करते हैं, या अगर हम कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर बाहर पे करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे आउटफ्लो हो जाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सिर्फ पहले दो आइटम्स पर ही याद या फोकस करनी है। गुड्स जो होते हैं उनको आप टच कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो, इसीलिए उनको बोलते हैं विजिबल आइटम्स। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं उनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। अब किसी व्यक्ति को अगर खाली पहले आइटम यानी गुड्स के बारे में ये जानकारी लेनी हो कि हमें गुड्स का एक्सपोर्ट करके कितना आया और गुड्स का इंपोर्ट करके कितना आउटफ्लो हुआ, तो खाली उतने बैलेंस को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि BOT। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति खाली सर्विसेज का इनफ्लो देखे, जैसे हमारे एग्जांपल में सर्विसेज का इनफ्लो है 350 और सर्विसेज का आउटफ्लो देखे तो वो है 300, तो वो ये कह सकता है कि नेट सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो 50 रुपी हमारा इनफ्लो हो रहा है। तो जब हम खाली सर्विसेज की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, क्योंकि सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, चार चीजें इनफ्लो में, चार चीजें आउटफ्लो में, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है करंट अकाउंट ऑफ BOP, यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा करंट अकाउंट है, यानी कि इसमें सारी वो ट्रांजैक्शन है जो देश के या हमारे एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे होते। अब दूसरा पार्ट जो होता है उसके अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो देश के एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट कर रही होती हैं, जिसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। तो आप बादल में देख रहे होंगे, कैपिटल अकाउंट वो होता है जो एसेट या लायबिलिटी को प्रभावित करे। अब कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम कि जब हमारा कोई इनफ्लो होगा तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और अगर हमारा कोई आउटफ्लो होगा तो राइट साइड में लिखेंगे। इनफ्लो आमतौर पे कब होगा? अगर हमने अपना कोई एसेट बेच दिया तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा, या हमने कोई बोरो कर लिया यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, लोन ले लिया, तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा। इसी तरह आउटफ्लो की बात करें, अगर हमने कोई एसेट परचेज कर लिया तो आउटफ्लो हो जाएगा, या हमने अगर अपने पैसे किसी को लेंड कर दिए तो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जितने भी आइटम आपने अभी तक करंट अकाउंट के अंदर देखे यानी कि 4, और जितने भी आइटम आपने अभी तक कैपिटल अकाउंट के अंदर देखे यानी कि 2, ये सारे के सारे आइटम्स माना यह जाता है कि हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इन सारे ही आइटम्स को बोला जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस आइटम्स, यानी कि इनका उद्देश्य जो है वो मुनाफा कमाने का होता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इन पे कोई जोर नहीं है, जिसको जो करना है करे। इन्हें दूसरे नाम से अबव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे नीचे हल्की सी डॉटेड लाइन आ रही होगी, तो ये सारे आइटम्स उस हल्की सी डॉटेड लाइन के ऊपर ही लिखे हुए हैं, इसीलिए इन्हें सारे आइटमों को, ऑटोनॉमस वालों को बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स। एक बार इस डेमो एग्जांपल में अगर आप चेक करो, मेरा कुल मिलाकर इनफ्लो वाली साइड में है 1200 और मेरे आउटफ्लो वाली साइड में है 1500, तो मेरे पास 300 रुपए कम है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक खासियत होती है कि इसको कभी भी मिसमैच नहीं छोड़ा जाता। तो 300 रुपए के लिए जो हमारा RBI होता है वो कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिससे कहीं ना कहीं से 300 रुपए हमारे BOP में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमने सपोज अपना गोल्ड बेच दिया और गोल्ड बेच के RBI ने 300 रुपए इकट्ठा कर लिए, तो 300 के इस इनफ्लो को क्योंकि हमने BOP के डेफिसिट को कवर करने के लिए करा, इसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन यानी कि RBI वाली ट्रांजैक्शन, या बहुत से लोग प्रचलित रूप से एकोमोडेटिंग आइटम के नाम से जानते हैं, जो होती है बिलो द लाइन, यानी कि हरी वाली लाइन के नीचे ये आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। और अंत में जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद BOP जो होता है वो हमेशा टैली कर जाता है, यानी कि हमेशा बैलेंस ही करेगा। तो ये है पूरे BOP के कंपोनेंट है, पूरे BOP के स्ट्रक्चर की कहानी, जिसको फिर से समराइज कर दूं तो पहला पार्ट करंट अकाउंट जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट ना करे, दूसरा पार्ट कैपिटल अकाउंट जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करे। ये दोनों ही पार्ट्स हरी लाइन के ऊपर हैं, यानी कि ये सारे के सारे ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं, अबव द लाइन आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं।
लेकिन इनमें मिसमैच होने की वजह से एक ट्रांजैक्शन आरबीआई को करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, और उसके करते ही बीओपी टैली हो जाता है। और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन को ही बहुत सारे लोग एकोमोडेटिंग आइटम के नाम से या बिलो द लाइन आइटम के नाम से भी जानते हैं। तो बीओपी का जो बेसिक क्रक्स था पूरा का पूरा वो इसी पर बेस्ड होता है। अब इसके बाद करते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि अपना आखिरी वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमारी करेंसी को छोड़कर, तो हमारी करेंसी जैसे है रुपी, इंडियन रुपी, उसको छोड़कर कोई भी आपको दूसरी करेंसी अगर नजर आ रही है तो उसको हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो हो सकता है डॉलर हो सकता है पाउंड हो सकता है यूरो हो, कोई भी हो, तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा टर्म हमें पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो जैसे हर चीज का एक रेट होता है, हर चीज का एक बाजार होता है। बाजार में बायर भी होता है, सेलर भी होता है। आप पेन खरीदने जाते हो तो पेन का रेट है 10 रुपए। आप केला खरीदने जाते हो, केले का रेट है 5 रुपए। आप शर्ट खरीदने जाते हो, शर्ट का रेट है 1000 रुपए। तो इसी तरह अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गए और आपने कहा मुझे $1 खरीदना है, तो $1 का क्या रेट है? फॉर एग्जाम्पल 75 रुपए। तो दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जैसे पेन का रेट होता है, जूते का रेट होता है, केले का रेट होता है, शर्ट का रेट होता है, उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज का भी रेट होता है। तो दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आपका जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ इस मेन टॉपिक पर टिका हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसका मेन पॉइंट ये है कि उस रेट को सरकार जो है वो निर्धारित करती है। हालांकि ये रेट आजकल नहीं चलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा थर्ड वाला होता है वो चलता है, लेकिन पता होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स का मतलब है कि सरकार ये रेट फिक्स कर देती थी। मान लेते हैं $1 10 रुपए का सरकार ने फिक्स कर दिया, तो अगले 1 साल तक अब यही रेट चलता रहेगा। तो इसीलिए मानते हैं कि इसमें पूरा सरकार का ही कंट्रोल चलता है। इस तरह के रेट में किसी भी डिमांड या किसी भी सप्लाई के फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता। कंज्यूमर चाहे डिमांड ज़्यादा करे कम करे, सप्लायर चाहे सप्लाई ज़्यादा करे कम करे, उससे रेट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि रेट एक बार सरकार ने तय कर दिया तो तय कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। पूरे साल रेट समान रहेगा, बदलाव नहीं आएंगे, बार बार उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि सरकार को रेट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखना पड़ता था। इसी चक्कर में तो बल्कि ये रेट सरकारों ने छोड़ दिया कि अब फॉलो नहीं करते, क्योंकि इतना सारा रिजर्व मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये था हमारा पहला एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा एक्सचेंज रेट जो है वो है हमारा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन देख रहे हो। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं होता, और उसमें रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई के। डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस का मतलब है, आपने क्लास 11th में देखा होगा, मैं छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एक पॉइंट पर आकर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो उससे हमें रेट का पता लग जाता है। तो यहाँ पर सरकार का कोई भी रोल नहीं होता और रेट अपने आप डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमाइन हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब सरकार का कोई रोल नहीं होगा तो यहाँ पे इसीलिए बार बार उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होगा कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। पर हाँ, इसका अगर हम फायदा कहें तो एक फायदा ये हो सकता है कि सरकार को इसमें ह्यूज रिजर्व्स रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ड्रॉबैक फिक्स्ड सिस्टम में था। तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड वाले एक्सचेंज रेट सिस्टम का पूरा ही ऑपोजिट होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसे बहुत से लोग फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। अब प्रैक्टिकली लेकिन जो चलता है आजकल मार्केट के अंदर वो होता है तीसरा ही तरीका या तीसरा ही टाइप, जिसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ये अपने आप में पहले दोनों का ब्लेंड है, यानी कि इसके अंदर पहले दोनों को मिला दिया तो ये वाला रेट या ये वाला सिस्टम बन गया, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। तो इसमें इनिशियली रेट जो डिटरमाइन होता है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से ही होता है, यानी कि डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां से रेट डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस रेट को थोड़ा बहुत छेड़खानी करके बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो अथॉरिटीज करती हैं। हमारे केस में हम आरबीआई मानते हैं, तो आरबीआई डेलिब्रेटली
उसमें अपनी दखलंदाजी करके यानी कि इंटरफेरेंस करके उस रेट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देती है। तो दिस इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, यानी कि फ्लोटिंग तो है पर आरबीआई उसको थोड़ा सा मैनेज कर देती है। तो इस तरह से 3 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हैं ये हमें पता होने चाहिए। अब थोड़ी सी बात जो हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ आपके साथ। मान लेता हूँ $1 पहले 25 रुपए का था और आज वही $1 75 रुपए का हो गया। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में, वो होती है करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि आज $1 खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये सिग्निफाई करता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कमज़ोर हो गई है और डॉलर जो है वो मजबूत हो गया है। तो इसके लिए करेंसी डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको जो याद रखना है, जो घर से रट के जाना है, वो ये कि अगर करेंसी कभी भी डेप्रिशिएट होती है तो उसके 2 इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। नंबर 1 ये कि हमारे जो निर्यात हैं यानी कि एक्सपोर्ट्स वो बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो आयात हैं यानी कि इम्पोर्ट्स वो घट जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि करेंसी डेप्रिसिएशन के प्रभाव हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर ये पड़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं पूरा घुमा दूं यानी कि इसका पूरा विपरीत बना दूं कि अगर पहले $1 का रेट था 75 और आज $1 का रेट हो गया है 25 या 10, तो हम इसको कहते हैं कि अब हमें $1 खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी अब मजबूत हो गई है, या यूं कह सकते हैं कि डॉलर जो है वो कमजोर हो गया है। अब इसके भी हमें सिर्फ 2 इम्पैक्ट जो घर से रट के जाने हैं, वो ये कि करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से हमारे निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे आयात यानी कि इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और है जिसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, वो है कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या फर्क है। इसी को उल्टे फॉर्म में वो एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाना। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में फर्क ये है कि गिरावट दोनों में ही होती है, रुपी कमजोर दोनों में ही होता है, डॉलर मजबूत दोनों में ही होता है। सिर्फ फर्क ये है कि डेप्रिसिएशन टर्मिनोलॉजी तब यूज की जाती है जब ऐसा अपने आप हो जाए, और अपने आप होने का मतलब है जब ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हो और जिसमें सरकार का कोई रोल ना हो। दैट इज डेप्रिसिएशन हमेशा कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम में काम करेगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में काम करेगा। जबकि करेंसी डीवैल्यूएशन कब बोला जाता है, जब पूरी तरह से ये काम डेलिब्रेटली करा गया हो सरकार के द्वारा, तब हम इसको डीवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कहां पर करती है, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हो रहा होता है। तो इसको मैं इंडियन इकोनॉमी के एक छोटे से पॉइंट से लिंक कर देता हूं। जब आपने एलपीजी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1991 के रिफॉर्म्स में हमने अपने रुपी को डीवैल्यू करा था, यानी कि हमारी सरकार ने जानबूझ के डेलिब्रेटली रुपए को कमजोर करा था। और उसका रीजन ये है जो मैंने आपको ऊपर बताया, दिखा देता हूं कि जब रुपया कमजोर होता है यानी कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उसके 2 इफेक्ट्स जो पड़ते हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को थोड़ा अच्छा कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। खैर वापस आ जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी डीवैल्यूएशन में। तो डेप्रिसिएशन हमेशा अपने आप होगा और डीवैल्यूएशन सरकार करती है। सेम उसके ऑपोजिट में भी, अगर एप्रिसिएशन होगा तो अपने आप होगा, रीवैल्यूएशन होगा तो सरकार करेगी। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो ये थी कहानी हमारे पूरे के पूरे फॉरेन एक्सचेंज रेट की।